नमस्कार, स्वागत है आपका एनबी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। आज हम सबसे पहले बात करेंगे बचा लो सरकार। अच्छे वेतन और नौकरी का लालच देकर दलाल कई भारतीयों को अपने साथ खाड़ी देशों में लेकर जाते हैं, लेकिन नौकरी का लालच उनको दिया जाता है, लेकिन जब वहां पर वो पहुंचते हैं तो उनको पता चलता है कि उनको बेच दिया गया है। कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है जहां पर 9 भारतीयों ने अब भारतीय सरकार से यह मांग की है, क्योंकि इस वक्त वो सऊदी अरब में फंसे हुए हैं। उन्होंने मांग की है कि जल्द से जल्द हमें बचा लिया जाए। अगर उनको नहीं बचाया गया तो उनकी मौत भी हो सकती है। एनबी न्यूज के माध्यम से उन्होंने मदद की गुहार लगाई है। यह रिपोर्ट आप देखिए। भारत में अक्सर युवा विदेशों में नौकरी करने का ख्वाब देखते हैं, लेकिन जिस तरह के ख्वाब, जिस तरह के सपने दिखाए जाते हैं, हकीकत कभी कभी उसके बिल्कुल उलट होती है। अगर आप भी विदेश जाना या विदेश में नौकरी करने का सपना देख रहे हैं तो यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। दरअसल बाहर के सपने जितने खूबसूरत हैं, कभी कभी ये उतने ही डरावने भी हो जाते हैं। ये सब हम आपको क्यों कह रहे हैं, जरा इस मदद की गुहार को सुनिए। सर, मैं इंडिया उत्तर प्रदेश कुशीनगर जिले का रहने वाला हूँ। हम लोग टोटली यहाँ 10 आदमी हैं। हम लोग नवंबर महीने में एशियाना इंटरनेशनल से आरामको के लिए इंटरव्यू देके 31 जनवरी को हम लोग यहाँ फ्लाइट से आए थे छत्रपति शिवाजी टर्मिनस से। पूरा गवर्नमेंट रूल फॉलो करके यहाँ लाने के बाद से अल्खोबर कंपनी बताया गया था, हमारा अल्खोबर, और यहाँ हमको एक कपिल के हाथ भेज दिया गया, रूम में ला कर दिया गया। 3 महीने से हमको पुलिस बोला कि डरवाया जाता है, खाना मांगने पर 24 घंटे खाना दिया जाता है। हम लोग बराबर सैलरी भी नहीं दिए गए 3 महीने पे, कुछ भी नहीं दिया। वो बोलने को मांगने पर, सैलरी मांगने पर बोलता है कि जिधर जाना है जाओ। एक पाकिस्तानी है, वही करके आता है हम लोग पास। कभी कभी किस ऑफिस से आए, उस ऑफिस का मैनेजिंग डायरेक्टर है हमीद अब्बास चौगुले नाम है उसका। सांता क्रूज में ऑफिस है, सांता क्रूज में एशियाना इंटरनेशनल, उसी ऑफिस से आए हैं। हम मीडिया के माध्यम से, भारत सरकार के माध्यम से हमारे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ निकलने का, आपको भी मालूम है। मैं प्लीज आपसे गुजारिश करता हूँ कि हमको बचा लिया जाए। 3 महीना हो गया है, हमारा वीजा भी इस तरह खत्म है। हमको ध्यान दिया जाए, हमारी बातों पर आज के वाला कोई माध्यम नहीं है। यहाँ हमारे जान पर भी आफत आ सकती है, इसलिए हम गुजारिश करते हैं जितना जल्दी हो सके हमारी बातों पर गौर किया जाए। भारत सरकार के माध्यम से, यहाँ के माध्यम से हाथ दिया जाए। हम लोग 65 आदमी थे, लेकिन सबको अलग अलग लोकेशन पर भेज दिया गया, छुपा दिया गया। हम लोग किधर मालूम नहीं कौन है। हम लोग 10 आदमी एक जगह के पास है, इसलिए हमको यह वीडियो बना रहे हैं। और आपके माध्यम से आपने बोला था कि हम हेल्प करेंगे, इसलिए आपकी हम सहायता कर रहे हैं। हम हमारी भी सहायता करें, गुजारिश है भारत सरकार से, आपसे भी। अच्छे वेतन और नौकरी का लालच देकर दलाल कई भारतीयों को खाड़ी देश लेकर जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों के साथ वहां पहुंचते ही शोषण का सिलसिला शुरू हो जाता है, या फिर उन्हें मालूम ही नहीं होता कि उन्हें आगे बेच दिया गया है। तस्वीरों में मदद मांग रहे ये लोग भारतीय हैं जो सऊदी अरब में फंसे हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार के रहने वाले ये लोग, जिनमें धनन यादव, शमशाद अली, मोहम्मद एजाज अनवर, आकिब रजा इदरीश, इब्राहिम अंसारी, मोहम्मद औरंगजेब, धनेश कुमार चौहान, राजेंद्र यादव और मियादाद आलम हैं। ये सभी सऊदी अरब में फंसे हैं। अब इनको डर सता रहा है कि अगर इनकी मदद नहीं की गई तो शायद ये जिंदा भी नहीं बच पाएंगे। मदद के लिए इन्होंने एएनबी न्यूज से संपर्क किया और मदद की गुहार लगाई। इन सभी लोगों का कहना है कि हमारे साथ ह्यूमन ट्रैफिकिंग हुई है, हमें यहाँ लाकर दूसरों के हाथों बेच दिया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि हमें 65 लोगों को भारत से यहाँ पर लाया गया था, लेकिन अब बाकी कहाँ है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है कि वो जिंदा है भी या फिर नहीं। इनमें से फंसे 5 लोग बिहार के हैं और 4 लोग उत्तर प्रदेश के हैं। इन्होंने एएनबी न्यूज को अपनी वीडियो भेजकर मदद की गुहार लगाई। इनका कहना है कि हम लोगों ने एशियाना इंटरनेशनल, जो कि नई दिल्ली में है, वहां पर इंटरव्यू दिया था, लेकिन नौकरी का लालच देकर उनको यहाँ लाया गया और फिर आगे बेच दिया गया। साथ ही इन्होंने कहा कि एक पाकिस्तानी शख्स इनको धमकाता है, जो इस वीडियो में साफ नजर आ रहा है। मेरी इज्जत पुलिस लेकर नहीं आते। कौन आप कौन सी? मैं नहीं पुलिस लाया, कसम खुदा की मैं नहीं लाया। उस बंदे ने जो मालिक है उसने कहा मैं बोलने का, पुलिस को क्यों हक बोलने का? किसको बोला था? नहीं, मेरी बात सुन। मैं ना पहले पुलिस लाया हूँ ना बाद में पुलिस लानी ना मुझे जरूरत है। मैंने आपसे प्यार से बात की है और प्यार से करूँगा और प्यार से कह रहा हूँ। मेरी बात मानो। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ
कि मंडे जो से और ना टाइम नहीं बढ़ेगा। नहीं, मंडे से पहले हो जाएगा। मैं ये वादा करता हूँ, मंडे से पहले हो जाएगा। इसके साथ ही अमान्य बर्ताव किया जाता है। काफिल उन्हें सैलरी नहीं देता और खाने के नाम पर कभी खाना दिया जाता है तो कभी एक ही कमरे में भूखे प्यासे रहना पड़ता है। वो काफिल से लगातार अपनी सैलरी मांग रहे हैं, लेकिन पैसा तो बहुत दूर की बात, गाली गलौज और अमान्य बर्ताव उनके साथ किया जाता है। इनके पास इतना पैसा नहीं कि वो 2 वक्त की रोटी जुटा सके। अब ये लोग अपने देश लौटना चाहते हैं, लेकिन उनके सामने कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। ऐसे में इन कामगारों ने एएनबी न्यूज के माध्यम से सरकार से मदद की गुहार लगाई है। स्पेशल डेस्क। एक बार गई आई तो आई नहीं आई 2 साल का तो कर्जी उर्जी भर के कुछ पैसा ऐसा रोला तो बनवाऊनी आई और ले दे के एक बार और गई तो तबीयत खराब हो गई तो चली आई नहीं। और 2 साल पर बोल नहीं है तो 1 साल पर चलिए आई नहीं 6 महीना रह के अब की गई 2 साल पर तो ये बात हो गई। क्यों फंसे हैं, क्या वजह? अब कंपनी झूठ साथ बोल के लेके जाए ले गए कि काम है जाओ तो जगह नहीं तो मेडिकल ना बोला कुछ ना भरवा मेडिकल पर कुछ बोल नहीं फंसा देने लोग कि तुमको पैसा काम करोगे चाहे नहीं पैसा देंगे। वहाँ फंसे हुए हैं, कैसे बात होती है आप लोगों से? हाँ बात होला 2 दिन पर 3 दिन पर बात होला कि वो जैसे कि पैसा घर से भेजेला मोबाइले में तो बात करे नहीं। क्या कहते हैं वो? हाँ क्या कहते हैं? कि हमको खाना नहीं मिलता है। तो तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सऊदी अरब में ये 9 भारतीय फंसे हैं जो लंबे समय से ये गुहार लगा रहे हैं कि सरकार हमें बचा लीजिए वरना हम जिंदा नहीं लौट पाएंगे, क्योंकि जिस तरीके का बर्ताव इनके साथ वहां पर किया जा रहा है। एक छोटे से कमरे में 9 लोगों को एक साथ रखा गया है, ना तो समय पर खाना मिलता है, अगर खाना मांगा जाता है तो बुरा बर्ताव इनके साथ किया जाता है। सोशल मीडिया के माध्यम से एएनबी न्यूज से इन्होंने अपनी मदद की ये गुहार लगाई है और उसके बाद एएनबी न्यूज के माध्यम से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये उस पीड़ित के परिजन हैं जहां पर खुद एएनबी न्यूज की टीम पहुंची, इस पीड़ित परिवार से जानने की कोशिश करी और उनका दर्द कैमरे के सामने झलकता हुआ साफ नजर आया। क्योंकि जिस तरीके से संकट है, महामारी है, ऐसे में इतने सारे लोगों को एक कमरे में रखना ये भी अपने आप में कहीं ना कहीं खतरे को बढ़ावा देना है। और उसके बाद जिस तरीके से व्यवहार इनके साथ किया जा रहा है, नौकरी का झांसा देकर दलाल ने इनको यहां तक पहुंचाया और उसके बाद यह पता चला कि इनको बेच दिया गया है। हालांकि खबर यह भी है कि दिल्ली में इन्होंने इंटरव्यू दिया था, एक कंपनी है जहां पर इन्होंने इंटरव्यू दिया और उसके बाद से इनको आगे ये पहुंचाया गया। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता गोविंद पटेल इस वक्त फोन लाइन पर है। गोविंद, तस्वीरें हमने देखी है, तमाम वो जो वीडियो जो शेयर किए हैं इन पीड़ितों ने सऊदी अरब से एएनबी न्यूज के साथ, वो भी हमने डिस्प्ले किए हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये परिवार की तरफ से लगातार गुहार लगाई जा रही है कि उनको बचा लीजिए, लेकिन अब तक कोई संज्ञान नहीं लिया गया। आप खुद पीड़ित परिवार से मिले हैं, उनकी तरफ से क्या कुछ रिस्पॉन्स मिला है? गोविंद, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? हाँ, आवाज कुशीनगर के उत्तर प्रदेश के रहने वाला ये गणेश ये 6 महीने पहले सऊदी अरब के लिए जो है गया हुआ था। एजेंट के कारण वहाँ एजेंट जो फर्जी तरीके से इसको बुलाया और वहाँ भेज दिया। जो वीजा इनका है काम का वीजा नहीं है, जिसके वजह से वहाँ ये फंस गए हैं और मजबूर है। एक तरफ से समझ लीजिए कि उनको बेच दिया गया है। ये लोग जलालत भरी जिंदगी जी रहे हैं। भारत सरकार से दुहार कर रहे हैं कि इनको जल्द से जल्द वापस लाया जाए। इनका जो परिवार है अत्यंत दयनीय स्थिति है, छोटे छोटे बच्चे हैं, भूखे मरने पर विवश हैं। किसी तरह पैसे का इंतजाम करके उनको वहां भेजते हैं। जी बिल्कुल गोविंद, लेकिन तस्वीरें हम देख रहे हैं कि इन लोगों को पहले लालच दिया गया नौकरी का, उसके बाद बाकायदा खबरें ये भी है कि ये दिल्ली में गए थे, इंटरव्यू वहां पर उन्होंने दिया, उसके बाद इनको आगे भेजा गया। ये कहा गया कि आपको वहां पर नौकरी मिलेगी, सारी चीज सुविधा आपको मिलेगी, लेकिन वहां जाकर पता चलता है कि ये तो बेच दिए गए हैं। जी, इस तरह के एजेंट, फर्जी एजेंट जो पूरे जगह हावी है और ये सब जवाब दिखाते हैं, पैसे का जो है लालच देते हैं कि आपको ज्यादा जो है पैसा सैलरी दी जाएगी, लेकिन वहां जाने के बाद जो है ये बंधक बना लिए जाते हैं और इनसे जबरदस्ती काम कराया जाता है। जी
गोविंद, जिस तरह से अब ये बार बार अपील कर रहे हैं कि हमें बचा लीजिए, जिस तरह से कमरे में इनको रखा जाता है, एक छोटा सा कमरा है और उसमें 9 लोगों को एक साथ रखा गया है, वो भी इस वक्त जब पूरे विश्व में महामारी है, ऐसे में खतरा लगातार बना हुआ है। लेकिन खबर ये भी है कि एक पाकिस्तानी शख्स है जो इनको धमकाता है, अगर ये मुंह खोलते हैं या कुछ खाने के लिए मांगते हैं तो उनको धमकियां मिलती हैं। जी, जिस तरह की वीडियो पे गुहार लगा रहे हैं कि उनको किस तरह जो है एक छोटे से कमरे में रखा गया है और एक कमरे में 9 से 10 लोग रह रहे हैं। बड़े जो महामारी चल रही है इस दौरान जो है इस तरह रखना जो है खतरे से खाली नहीं है। लगातार यहाँ परिवार उनके चिंतित है, उनसे लगातार बात कर रहे हैं, बात भी नहीं हो पा रही है, किसी तरीके से बात हो रही है तो अपना जो है दर्द जो है सुना रहे हैं। अब इनके परिवार विवश है कि यहाँ रह के कुछ कर नहीं पा रहे हैं। भारत गोविंद, हम तस्वीरें देख रहे हैं, ना तो ये फैमिली इतनी ज्यादा वेल एजुकेटेड है कि अपनी तरफ से कुछ कोशिश कर सके, सिर्फ सरकार से उम्मीद है, लेकिन सरकार इस वक्त इस महामारी में उलझी हुई है, इस परिवार की तरफ कोई नहीं देख रहा है। हालांकि खबर तो ये है कि 56-57 लोग ये थे जो सऊदी अरब गए थे इस टेस्ट इंटरव्यू के बाद, लेकिन उनको अलग अलग बांट दिया गया है। बाकी लोग कहां हैं अभी तक उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है, ये भी नहीं पता है कि वो जिंदा हैं भी या फिर नहीं है। इनको अपनी जान का खतरा सता रहा है। जिस तरह से अपील वो कर रहे हैं एनबी न्यूज के माध्यम से कि सर अगर हमें नहीं बचाया गया तो हम जिंदा वापस लौट भी नहीं पाएंगे, इस तरीके से बर्ताव उनके साथ किया जा रहा है। जी, यह बर्ताव बिल्कुल जो है मानवीय संवेदना के जो है खिलाफ है। इस तरह का जो है बर्ताव नहीं करना चाहिए। इसको जो है सरकारों को वहां के आपको रोकना चाहूंगा, ग्राम प्रधान प्रदीप कुमार इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ बने हुए हैं। प्रदीप कुमार जी, तस्वीरें हम देख रहे हैं, पीड़ित परिवार इस वक्त बहुत मुश्किलों में है। आलम यह है कि वो लगातार गुहार लगा रहा है सरकार से, लेकिन अब तक सुनवाई नहीं हुई है। फिलहाल आप खुद ग्राम के प्रधान हैं, गांव वालों की तरफ से क्या कुछ कोशिश अब तक की गई है? जी सर, प्रयास तो कोशिश की जा रही है, लेकिन वहाँ लोग जाकर फंस गए हैं जी। वहाँ धोखे से लोग बुला लिए हैं, बुलाने के बाद वहाँ काम नहीं मिल रही है और खाना भी भोजन भी नहीं वहाँ मिल पा रहा है। वो लोग बहुत बुरी स्थिति में फंसे हुए हैं। जी और जी, मैं आप लोगों से और सरकार से अनुरोध कर रहा हूँ कि किसी तरह से अपने स्वदेश बुला लिया जाए। बिल्कुल प्रदीप जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि शुरुआत इसकी कैसे हुई, कौन ये किस शख्स के झांसे में आए थे, कहां पर इनका इंटरव्यू हुआ? क्योंकि वो खुद तो मौजूद नहीं है हमारे साथ, वो सऊदी अरब में कैद हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से उन्होंने मदद मांगी है, लेकिन थोड़ा आप विस्तार से बताएंगे कि क्या इनकी शुरुआत में किस तरीके से किससे कांटेक्ट हुआ और कैसे ये वहां तक पहुंचे हैं? बम्बई से ही, वो बम्बई के किसी कंपनी से उन्होंने अपना वीजा लगाया था और बम्बई से उनकी फ्लाइट हुई थी कि आप इस कंपनी में वहाँ जाने के बाद पता चला कि वो कंपनी वहाँ ही नहीं है और पूरी तरीके से वो लोग फंस गए हैं। अब बाकी जितने भी साथ में थे कुछ लोगों का कहीं कहीं भेज दिया गया है। हालत बहुत दयनीय स्थिति है उनकी। लेकिन प्रदीप कुमार जी, तमाम नेताओं से या अधिकारियों से आपकी भी बात हुई होगी, क्योंकि आप ग्राम प्रधान हैं, लोगों का साथ भी आपको मिल रहा होगा। अब अधिकारियों की तरफ से या प्रशासन की तरफ से क्या कुछ रिस्पॉन्स मिल रहा है? जी जी, हमने मोरई से बात किया था और सांसद दुबे उनसे भी बात किया था, तो उन्होंने कहा कि ठीक है हम लोग पीएमओ ऑफिस में बात करके उनको बुलवा लिया जाएगा, लेकिन अभी तक कोई इसका परिणाम नहीं निकल पाया। जी नहीं, प्रदीप कुमार जी, आपको क्या लगता है कितना गंभीर मुद्दा है? 9 लोग ये फंसे हुए हैं जिसमें बिहार के और यूपी के बताए जा रहे हैं और आपने बात भी की है, लेकिन अब तक उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई है। जी, अभी सुनवाई नहीं है तो मुद्दा तो गंभीर है ही है। जी, वहाँ बच्चे फंसे हुए हैं, बच्ची हालत में है, यह जानना भी मुश्किल है। जी जी, और फिर वो लौट पाएंगे कि नहीं लौट पाएंगे, ये गंभीर समस्या ही है। तो इसलिए मैं अनुरोध है कि क्या चला रहे आपके चैनल से कहना चाह रहा हूँ कि किसी तरह से उनको बुला लिया जाए। बिल्कुल प्रदीप कुमार जी, लेकिन अब जो तमाम लोग फंसे हुए हैं वहां पर, उनसे क्या आपका कांटेक्ट हो पाया है? क्योंकि जिस तरह से वो मदद मांगी है सोशल मीडिया के माध्यम से उन्होंने, केवल धन्य चौहान से कांटेक्ट हो पा रहा है। जी जी, उनसे ही बात होती रहती है, तो रो कर बात अपने पूरा सुनाते हैं, लेकिन यहाँ से हम लोग कुछ नहीं, हम लोग बहुत भाग दौड़ की है, लेकिन उसके बाद भी कोई रिस्पांस नहीं मिला सरकार के माध्यम से। जी, लेकिन प्रदीप जी, अब जिनसे कांटेक्ट आपका हुआ है उनकी तरफ से क्या कुछ रिस्पांस मिल रहा है कि कैसे उनको परेशान किया जाता है और किस तरीके से उनके साथ बर्ताव किया जा रहा है? जी, उनके साथ ये है कि अभी कितना भोजन लोग टाइम से नहीं दे पा रहे हैं, बहुत कोशिश करने के बाद भोजन का भी व्यवस्था किया गया, तो 2 दिन 3 दिन के बाद भोजन मिल रहा है, इससे कहाँ जिंदगी चल पाएगी। प्रदीप जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए।
गोविंद पटेल इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर बने हैं, संवाददाता है। गोविंद, स्थिति बहुत ज्यादा चिंताजनक बनी हुई है। ग्राम प्रधान की तरफ से, तमाम गांव वालों की तरफ से कोशिश की जा रही है, सिर्फ आश्वासन मिल रहा है, हो कुछ नहीं रहा है। एक एक सेकंड उनके लिए बहुत कीमती है, क्योंकि वो बार बार कह रहे हैं कि अगर हमको नहीं बचाया गया तो हम मर भी सकते हैं। इतना ज्यादा खतरा उनको है। जी जी, लगातार खतरा उनको बना हुआ है, उनको डर है, उनके परिवार को, परिजन को यहाँ डर बना हुआ है कि कहीं उनके साथ अनहोनी न हो। और लगातार जो है ये लोग मांग कर रहा है, लेकिन अभी तक कोई जो है उनकी मांग को सुना नहीं है। इनकी जो है मांगे पूरी नहीं हो पा रही है। अब देखना यह है कि इनकी जो है समस्याओं का समाधान सरकार कैसे करती है। एएनबी न्यूज लगातार इनकी जो है निगरानी करेगा, इनके परिवार के साथ जो है संवेदना व्यक्त करते हुए इनका सहयोग करेगा। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं एनबी न्यूज के माध्यम से कि इस परिवार की जो आवाज है वो आगे अधिकारियों तक, विभाग तक पहुंचे, ताकि जल्द से जल्द इस परिवार को मदद मिल सके। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं, खबरें ये हैं कि उसमें बिहार के भी हैं, उत्तर प्रदेश के भी हैं। उत्तर प्रदेश के कितने लोग ऐसे हैं जो वहां पर इस वक्त फंसे हुए हैं? जी, उत्तर प्रदेश के जो है काफी लोग वहाँ फंसे हुए हैं। वहाँ जो है जो वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल कर भेज रहे हैं, उससे जानकारी मिल रही है कि कितने ये लोग दुर्दशा में हैं। जी बिल्कुल गोविंद, लेकिन आपने जिम्मेदार अधिकारियों से भी जानने की कोशिश करी होगी। क्या आपको लगता है कि अब सरकार या फिर जो जिम्मेदार विभाग है, अधिकारी हैं, वो अब गंभीर हैं इसको लेकर? क्योंकि हम देख रहे हैं कि सरकार तो अभी इस महामारी में उलझी हुई है। हालांकि अभी किस तरीके से महामारी को कंट्रोल किया जाए, सबका फोकस इसी तरफ है। लेकिन ये 9 लोग, इतनी बुरी हालत इनकी बनी हुई है कि एक ही कमरे में इनको कैद किया गया है, खाना प्रॉपर नहीं मिलता इनको, धमकियां इनको मिलती हैं अगर मुंह खोला। चोरी चिपके ही अपने परिवार वालों से बात करते हैं, चैट करते हैं। मदद की जो गुहार लगाई है वो भी चोरी चिपके इन्होंने लगाई है। अगर ये बात वहां पर लीक हो गई तो इनकी जान को खतरा और भी ज्यादा बढ़ सकता है। जी, ऐसे में इनको जो है संज्ञान लेना चाहिए। यहाँ लगातार अधिकारियों से इस संबंध में संपर्क किया जा रहा है, बात किया जा रहा है। प्रयास किया जाएगा कि उनकी जो बातें हैं वहाँ के हुकूमत तक पहुँचाया जाए। जी बिल्कुल गोविंद, लेकिन जिस तरह से घर का जो मेन मेंबर है वो बाहर फंसा हुआ है सऊदी अरब में, परिवार वालों से चोरी चिपके उसकी बातें होती हैं जब उसको टाइम मिलता है, लेकिन वो खुद इस वक्त इस स्थिति में है। क्या इस परिवार की मदद करने के लिए कोई लोग अब तक सामने आए हैं, कोई नेता या फिर कोई आसपास के लोग जो इस परिवार की मदद कर सके? क्योंकि हम देख रहे हैं तस्वीरों में बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं। जी, अभी तक कोई सामाजिक संस्था या कोई यहाँ के स्थानीय नेता इस परिवार को मदद करने के लिए नहीं आगे आया है। अब आगे इस परिवार की व्यथा की जानकारी होती है तो देखते हैं कि यहाँ के राजनीतिक लोग जो है, सामाजिक कार्यकर्ता, ये इनकी किस तरह से मदद करते हैं, और प्रयास किया जाएगा कि इनकी ज्यादा से ज्यादा मदद की जा सके। जी बिल्कुल गोविंद, आपने भी सुना होगा जब ग्राम प्रधान से हमारी बातचीत हो रही थी, वो भी काफी गंभीर नजर आ रहे थे। उन्होंने कहा कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, अधिकारियों से हमने बात भी करी है, पूरे गांव वालों का साथ आपको लग रहा है कि इस परिवार को मिल भी रहा है, या सिर्फ ये बातें हो रही हैं, धरातल पर कुछ नहीं हो रहा है? नहीं, परिवार को गांव के स्तर से, ग्राम प्रधान के स्तर से तो मदद मिल रही है। उनको जो है जितनी मदद उनको चाहिए उतनी मदद मिल रही है। बाकी प्रयास जो है जिला प्रशासन को करना होगा। इनका जो है इंतजाम, इनके जो वहाँ पे फंसे हुए हैं उनको लाने का प्रयास जो है जिला प्रशासन करे। बिल्कुल गोविंद, हम देख रहे हैं कि जो इस वक्त बाहर फंसे हुए हैं, खासतौर से भारतीय जो हैं, कामकाज के लिए निकले थे, जो इस वक्त वहां पर फंसे हुए हैं, उनके लिए बाकायदा फ्लाइट आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। अमेरिका से आ रहे हैं, यूएई से आ रहे हैं, लेकिन अब बहुत इजी हो जाता है इनके लिए भी अगर सरकार गंभीरता से इस पर विचार करेगी, अगर इनकी बात आगे तक पहुंचेगी। क्योंकि फ्लाइट जिस तरह से जो बाहर फंसे हैं उन लोगों को ला रही है, तो इनके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। जी, जिस तरह बाहर से लोगों को लाने का प्रयास किया जा रहा है, सरकार ने ये कदम उठाया है कि जो लोग बाहर फंसे हुए हैं उनको लाया जाए, तो कहीं न कहीं अगर इनके मामले को संज्ञान में लिया जाता है तो इनको जो है वापस लाया जा सकता है। ये जो
जलालत की जिंदगी, भूखे मरने पर विवश हैं। यह समस्या से समाधान मिल सकता है इनको। जी लेकिन गोविंद, जो कनेक्शन दिल्ली से जुड़ा नजर आ रहा है, जहां पर इन्होंने इंटरव्यू दिया था, उसका भी जांच पड़ताल होना बहुत जरूरी है कि न जाने कितने लोगों को अब तक उसने बाहर बेचा होगा, क्योंकि यह मामला सामने आया है जिसमें 9 लोगों का जिक्र हो रहा है और बताया जा रहा है कि ये 56-57 लोग थे जो एक साथ वहां पर पहुंचे थे। उसके बाद अलग अलग टुकड़ों में इनको बांट दिया गया है और अब किसी का किसी से कोई कांटेक्ट नहीं होता। न जाने इससे पहले कितने लोगों को बेचा गया होगा और कौन ये कंपनी है, किस तरीके से कंपनी चल रही है, वो भी राजधानी दिल्ली में। जी यह जो है एजेंट, जो फर्जी एजेंट है, बड़े सातिर दिमाग के होते हैं। ये अपना ऑफिस खोल के बकायदे लोगों को प्रलोभन देते हैं और जब ये इनके पास पैसा इकट्ठा हो जाता है तो ये ऑफिस पे ताला लगा के फरार हो जाते हैं। इनकी जांच होती है, सारी जांच जो है ठंडे बस्ते में पड़ जाती है, फिर दूसरे जगह अपना ऑफिस संचालित करके लोगों को जो है भ्रम में डाल के भेजते हैं और लोगों के जिंदगी के साथ खिलवाड़ करते हैं। इस तरह का कृत्य जो है करने से इन काफी लोग जो है जान जोखिम में पड़ जा रहा है और इस पे प्रशासन को ध्यान देना चाहिए कि इस तरह के फर्जी जो भेजने वाले हैं, लोगों को फंसाने वाले लोगों को लोग को फंसा रहे हैं, इनके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जिससे आगे जो है चल के सब चीजें रुक सके। जी बिल्कुल गोविंद, लेकिन आपको क्या लगता है कि गांव वाले लाख कोशिशें कर रहे हैं लेकिन अब तक इनकी आवाज नहीं पहुंची है? क्या गांव वालों की तरफ से कोई प्रदर्शन या इस तरीके से सभी गांव वाले जो हैं वो पहुंचे हैं स्थानीय प्रशासन के पास इस मदद को लेकर कि जल्द से जल्द मदद की जाए इनकी? जी देश में कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन लगा हुआ है। लोग जो है अपने घरों में रह रहे हैं और लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। गांव में जो है लॉकडाउन पालन करने का जो है तो गोविंद, सवाल मैंने इसलिए पूछा है कि ये मामला बहुत गंभीर है। 9 लोग जो मदद की गुहार लगा रहे हैं वो बहुत तंगी हालत में इस वक्त वहां पर गुजर रहे हैं। उनके जो स्थितियां हैं बहुत ज्यादा चिंताजनक बनी हुई है। सवाल इसलिए है कि अगर वक्त रहते कदम नहीं उठाया गया तो तब तक बहुत देर हो जाएगी, क्योंकि ये लोग कह रहे हैं कि एक एक सेकंड उनके लिए बहुत मुश्किल है। अगर इक्का दुक्का लोग पुलिस के पास जाते हैं या अधिकारियों के पास जाते हैं तो अधिकारी इतनी गंभीरता से नहीं लेते। अगर लगेगा कि हाँ लोगों में एक एकजुटता है इस मामले को लेकर तो सरकार जो है वो भी गंभीरता से सोचेगी, अधिकारी भी इसको पॉइंट आउट करेंगे कि हाँ वाकई गांव वाले भी हैं, वो भी चाहते हैं कि उनके गांव के जो लोग फंसे हुए हैं वो जल्द से जल्द आए। इसीलिए है कि सरकार इस पर थोड़ा सा अटेंशन सरकार को मिल सके। इसीलिए मैंने ये पूछा है कि गांव वालों की तरफ से क्या कोई ऐसी कोशिश की गई है कि एकजुट होकर प्रशासन को जगाने या सरकार को जगाने की कोशिश की जाए? नहीं, गांव वालों से ग्राम प्रधान के माध्यम से ये मांग की गई है अधिकारियों से कि इनके दर्द को समझा जाए, इनके परिवार के दर्द को समझा जाए और इनके जो परिजन फंसे हुए हैं वहां पे जो इनके फंसे हुए हैं लोग, उनको बुलाया जाए। अब अधिकारी कितनी जो है इस पे सक्रियता निभाते हैं, अब आगे देखना है कि किस तरह जो है कार्रवाई होती है। जी बिल्कुल, चलिए गोविंद, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए। तो ये परिवार बहुत परेशान है क्योंकि 9 लोग इस वक्त सऊदी अरब में फंसे हुए हैं और लगातार वो मदद के लिए गुहार लगा रहे हैं। एनबी न्यूज़ के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से वो जुड़े। उन्होंने कहा कि सर हमें बचा लीजिए, हम इस वक्त यहाँ पर फंसे हुए हैं, हमको बार बार धमकियां मिल रही हैं, ना तो प्रॉपर खाने को मिलता है और एक कमरे में इनको कैद किया गया है। जो काम इन्होंने अब तक किया उसकी कोई पगार इनको नहीं मिली है। आलम यह है कि 2 वक्त की रोटी भी इनको नसीब नहीं हो रही है। परिवार की तरफ से, ग्राम प्रधान की तरफ से लाख कोशिशें की गई है लेकिन सरकार ने अब तक ध्यान नहीं दिया है। अगर वक्त रहते ध्यान नहीं दिया गया तो यह स्थिति और भी ज्यादा खराब हो सकती है। तो फिलहाल यहां रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं। Declaring a public health emergency of international concern over the global outbreak of novel coronavirus. कोरोना वायरस के कारण भारत की कोरोना वायरस से जंग। आपको चाहिए पूरी जानकारी के लिए भरोसेमंद जरिया। जानकारी जो अफवाहों पर ना हो, तथ्यों और सच्चाई पर आधारित हो। 24 घंटे 7 दिन लगातार एक टीम जो आप तक पहुंचा रही है कोरोना वायरस से जुड़ी हर खबर।
विश्वसनीय और व्यापक आंकड़ों के लिए कोरोना वायरस और लॉकडाउन पर नॉनस्टॉप खबरें सिर्फ ANB न्यूज पर। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। बात कर लेते हैं मजदूर रोटी और मौत, क्योंकि जिस तरह से हादसे लगातार सामने आ रहे हैं, बहुत चिंता का विषय यह बना हुआ है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद में बुधवार देर रात को एक बड़ा हादसा हो गया। आपको बता दें कि घंगोली चेकपोस्ट और रोहाना टोल प्लाजा के पास एक रोडवेज बस ने पैदल जा रहे मजदूरों को कुचल दिया। इस हादसे में 6 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि 4 लोग इसमें गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इनमें से 2 घायलों को मेरठ के लिए रेफर कर दिया है। आपको बता दें कि हादसे के बाद चालक अंधेरे का फायदा उठाकर बस को छोड़कर मौके से फरार हो गया है। हादसे में 6 मजदूरों की मौके पर मौत हो चुकी है। बताया यह भी जा रहा है कि सभी मजदूर पंजाब से पैदल लौट रहे थे। मृतक और घायल मजदूर बिहार प्रांत के जनपद गोपालगंज के ये बताए जा रहे हैं। तो ये दर्दनाक हादसा, ये तस्वीरें हम आपको साफ साफ दिखा भी नहीं सकते, क्योंकि जिस तरह से ये घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। पहले औरंगाबाद ट्रेन की चपेट में मजदूर आ जाते हैं, उनकी मौत हो जाती है, और उसके बाद मुजफ्फरनगर, पंजाब, मध्य प्रदेश, जहां पर इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं। वो मजदूर हैं जो भूख से तड़फ रहे हैं, जो पैदल चलने के लिए मजबूर हैं, लेकिन दूसरी तरफ इस तरीके की घटनाएं सामने आने के बाद ये कहने में कोई गुरेज नहीं होगा कि आज देश का मजदूर रो रहा है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर का ये पूरा मामला है, जहां पर एक तेज रफ्तार बस ने इन मजदूरों को कुचल दिया। ये मजदूर पैदल अपने घर की तरफ जा रहे थे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि तमाम ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है जहां पर मजदूर पैदल ही अपने घरों के लिए निकले हैं। कई किलोमीटर सफर तय करके वो अपने घर पहुंचना चाहते हैं। भूखे प्यासे हैं, ना तो समय पर खाना मिल रहा है और ना ही प्यास बुझाने के लिए पानी उनके पास है। इस लॉकडाउन में सबसे ज्यादा परेशानी मजदूरों को हो रही है, लेकिन कुदरत भी उनके साथ अनोखा खेल खेल रही है। एक तरफ सरकार की मार, लॉकडाउन की मार, तो दूसरी तरफ जिस परेशानी का सामना उनको करना पड़ रहा है, आए दिन हादसों में मजदूर अपनी जान गंवा रहे हैं। ये मजदूर किस परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, ये तस्वीरें आप देखिए। इन तस्वीरों को हम आपको साफ साफ दिखा भी नहीं सकते, विचलित कर देने वाली, डराने वाली ये तस्वीरें हैं। सामान सड़क पर बिखरा पड़ा है और ये तेज रफ्तार बस आती है, पैदल चल रहे मजदूरों को कुचलती भी आगे निकल जाती है, जिसमें कई मजदूरों की मौत हो चुकी है और कई इसमें घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें फिलहाल अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। रात के वक्त की यह घटना है। ये मजदूर सड़क पर पैदल चल रहे थे, एक तेज रफ्तार बस आती है और इनको रौंदती भी आगे चली जाती है, जिसमें 6 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो जाती है, जबकि कई मजदूर इसमें घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें फिलहाल अस्पताल में भर्ती किया गया है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता योगेश आर्या इस वक्त फोन लाइन पर है। योगेश, तस्वीरें हम देख रहे हैं, विचलित कर देने वाली ये तस्वीरें हैं। एक तरफ मजदूर जो तमाम परिस्थितियों का सामना करके नंगे पांव बिल्कुल पैदल वो कई किलोमीटर सफर तय कर रहे हैं, अपना घर वो पहुंचना चाहते हैं। दूसरी तरफ कुदरत ऐसा खिलवाड़ उनके साथ कर रहा है कि आए दिन हादसों की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह से देखा जाए कि ये दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है और मुजफ्फरनगर में ये दर्दनाक सड़क हादसा देर रात्रि हुआ है, जिसमें 6 मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई है। वहीं जो इनके 5 साथी हैं वो मेरठ में भर्ती कराए गए हैं और ये सभी जो है मजदूर जो है बिहार के निवासी हैं, बिहार जा रहे थे, तो रात्रि में रोडवेज बस अनियंत्रित थी और वो जो इनके ऊपर जो है कुचल दिया इनको गया। जी योगेश, लेकिन जिस तरह से गाइडलाइन जारी की गई है कि कोई भी मजदूर ट्रैक या सड़कों पर नजर नहीं आएगा, ये राज्य सरकारों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। और ऐसे में अगर ये मजदूर रात के वक्त पैदल चल रहे हैं या दिन के वक्त पैदल चल रहे हैं, तो सरकार की तरफ से, स्थानीय प्रशासन की तरफ से क्यों उनकी मदद क्यों नहीं की जा रही है? तो बिल्कुल, जिस तरह से अगर बात की जाए सहारनपुर की, मुजफ्फरनगर की या अन्य जिलों की, हर जगह से निकल कर आ रहे हैं, नदी पार कर पहुंच रहे हैं। और बात की जाए तो इधर से पुलिस उनको हरियाणा की ओर धकेल देती है, तो हरियाणा पुलिस उनको उत्तर प्रदेश की ओर धकेल देती है। दोनों ही तरफ से जिसमें ये मजदूर जो है फंस जाते हैं, लाठी डंडों की मार झेलते हुए कई सैकड़ों मील चलकर ये इस तरह से सफर तय करते हैं और फिर ऐसे दर्दनाक हादसों का भी शिकार बनते हैं।
बिल्कुल योगेश, लेकिन अब तो तस्वीरें वो भी सामने आ रही है जहां पर अब जो प्रदर्शन है मजदूरों का, प्रवासी मजदूरों का, वो खुलकर सामने आ रहा है। यानी कि संकट की घड़ी में जब बार बार ये कहा जा रहा है कि बहुत सोच समझकर हमें चलना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, ऐसे में मजदूरों ने अपना आपा खो दिया है। वो करें तो क्या करें? अगर वो घर से बाहर निकले तो पुलिस रोकती है, घर में कैद रहे तो राशन तक नहीं मिलता। मजदूर ऐसी स्थिति में करेगा क्या? बिल्कुल, कुछ मजदूरों के साथ खाने पीने की समस्याएं काफी आ रही हैं, क्योंकि वो लगातार दिन रात पैदल चल रहे हैं। रास्ते में उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। प्रशासन की अगर बात करें तो कुछ प्रशासन जो है कुछ ही मजदूरों की मदद कर पा रहे हैं। हर एक उनके लिए ग्रामीण ही लोग जो है सामने निकल कर आ रहे हैं। लेकिन ऐसे में बहुत सी तस्वीरें ऐसी आती है निकलकर जो विचलित करती हैं। खेतों से निकलकर लोग जो है दिन रात चल रहे हैं। ठीक है, चलिए योगेश, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए। एक कॉलर है हमारे साथ, अरविंद है फोन लाइन पर। अरविंद, स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। अरे सर, ये बता दो इसकी जिम्मेदारी किसकी रहती है? अरविंद जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बहुत ही दर्दनाक ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, सीधा सीधा सवाल सरकार पर खड़े हो रहे हैं। सरकार पे नहीं, जिला प्रशासन की भी तो जिम्मेदारी रहती है। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या मजदूरों की किस्मत में सिर्फ यही लिखा था कि जब तक वो मजदूरी करें तब तक सरकार उनका ख्याल रखेगी, आम इंसान उसका ख्याल रखेगा? लेकिन अब वो संकट की घड़ी से गुजर रहे हैं, ना तो जाने के लिए कोई साधन मिल रहा है, भले ही लंबे चौड़े वादे उनके लिए किए जाते हैं, लेकिन धरातल पर ऐसी तस्वीरें बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही हैं। जैसे सबको संकेत मिल रहा है कि अपने अपने आगे मजदूर ना छोड़े, तो जिला प्रशासन का भी तो काम होता है थोड़ा नियंत्रण रखना। लेकिन आपको लग रहा है कि जिला प्रशासन का जो काम होता है वो जिला प्रशासन बहुत ढंग से कर रहा है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि जहां पर ये मजदूर पहुंच रहे हैं उनको टरकाने का काम किया जा रहा है। तो ये जिम्मेदारी किसकी रहती है? जी बिल्कुल, ये स्थानीय प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है, लेकिन इस तरीके का खिलवाड़ मजदूरों के साथ होना ये दुर्भाग्य है देश के लिए। क्योंकि कहा जाता है कि मजदूर इस देश की रीढ़ है। अगर इस तरीके के हालात मजदूरों के होंगे तो देश किस दिशा की तरफ आगे बढ़ रहा है, बखूबी हम अंदाजा लगा सकते हैं। चलिए अरविंद जी, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका अपनी राय तक पहुंचाने के लिए। लोगों में गुस्सा है और साफ तौर पर जाहिर सी बात है, अगर इस तरीके की घटनाएं घटेंगी, ये वो मजदूर हैं जो रोजी रोटी के लिए दर दर भटक रहे हैं। आलम यह है कि कामकाज पूरी तरह से ठप हो चुका है और मजबूर होकर वो अपने घर जा रहे हैं। तो ऐसे में लगातार हो रहे हादसे मजदूरों की जान ले रहे हैं। और अब ऐसा ही वाकया पंजाब से भी सामने आया। पंजाब से पैदल बिहार की ओर जा रहे मजदूरों को कल रात मुजफ्फरनगर में एक तेज रफ्तार रोडवेज बस ने कुचल दिया था और इस भयानक हादसे में 6 लोगों की मौत हुई थी और मजदूर गंभीर रूप से इसमें घायल हुए थे। और वहीं अब इस तरीके की ये घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। आपको बता दें कि फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। पुलिस के मुताबिक मजदूर बिहार के गोपालगंज जिले के वो रहने वाले थे और पैदल ही अपने घर वो बिहार लौटना चाहते थे, लेकिन ये दर्दनाक हादसा उनके साथ हुआ है। और वहीं दूसरी जो खबर है वो मध्य प्रदेश से सामने आ रही है। मध्य प्रदेश के गुना में अपने घर जा रहे 8 प्रवासी मजदूर सड़क हादसे का शिकार हो गए हैं। 54 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। महाराष्ट्र से उत्तर प्रदेश की ओर जा रहे थे, तभी हाईवे पर एक ट्रक और बस में यह भिड़ंत हो गई और हादसे में 8 मजदूरों की मौत की खबर है। इस हादसे में बस में सवार 40 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। आपको बता दें कि हादसे के बाद मौके पर पुलिस और प्रशासन की टीम पहुंची है। फिलहाल राहत बचाव कार्य जारी है। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहां पर फिलहाल उनका इलाज चल रहा है। बॉम्बे से यूपी उन्नाव रायबरेली जिले के लिए आयशर बस में जा रहे थे मजदूर लोग, और एक बस ग्वालियर से अहमदाबाद के लिए जा रही थी। तो गुना बाईपास पे एक्सीडेंट, दोनों आपस में टकराने से एक्सीडेंट हो गया है, जिसमें जो मजदूर बैठ के आ रहे थे उसमें 8 मजदूरों की अभी तक डेथ हो चुकी है और 54 लोगों की चोट लगने से इलाजरत है जिला अस्पताल गुना में, जिनका उपचार लगातार चल रहा है, डॉक्टर टीम द्वारा की जा रही है। और जो मृत हुए हैं उनकी पोस्टमार्टम की प्रक्रिया चल रही है। इसके साथ ही इनको उनके निवास स्थान पे शवों को पहुंचाना और मजदूरों को उपचार बाद उनके निवास स्थान पे पहुंचाने की प्रक्रिया जारी है और पुलिस टीम और प्रशासन की टीम इसमें हर संभव मदद के लिए प्रयास कर रही है। इसमें लापरवाही। तो ये तस्वीरें आप देखिए, एक तरफ लगातार हादसे हो रहे हैं, दूसरी तरफ अब मजदूरों का जो गुस्सा है वो 7वें आसमान पर है। आलम यह है कि इनको रोका जा रहा था और ये अपने घर जाना चाहते हैं। अब इतने ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं ये मजदूर, ये प्रवासी मजदूर, इन्होंने जमकर प्रदर्शन किया और सरकार के लिए सबसे बड़ी
मुसीबत ये बने हुए हैं, क्योंकि इस संकट की घड़ी में अगर इस तरीके की तस्वीरें सामने आएगी तो ये संकट कितना बड़ा है और कितनी तेजी से ये बढ़ सकता है। दरअसल मुंबई की ये तस्वीरें हैं जो आप देख रहे हैं, और जगह जगह से, तमाम जगहों से इस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही है जहां पर अब मजदूरों ने अपना आपा खो दिया है। आलम यह है कि अब इन्होंने साफ साफ कह दिया कि वो अपने घर, अपने गांव जाना चाहते हैं। अगर उनको रोका गया तो फिर वो सड़कों पर उतरेंगे और जमकर प्रदर्शन भी करेंगे। और ये तस्वीरें आप देखिए, पुलिस इनको रोकने की लाख कोशिशें कर रही है, लेकिन सड़कों पर ये मजदूर उतर चुके हैं और जमकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है। इस भीड़ में सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा जा रहा है। ये मजदूर परेशान हो चुके हैं। सरकार की बेरुखी का आलम ही था कि जिस वजह से अब ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। अगर वक्त रहते इन मजदूरों के बारे में सरकार ने सोचा होता तो आज ये तस्वीरें सामने नहीं आती। मजदूरों में गुस्सा है क्योंकि आए दिन जो हादसे हो रहे हैं, मजदूर उन हादसों का शिकार हो रहे हैं। सरकार सिर्फ और सिर्फ बड़े बड़े दावे कर रही है, लेकिन धरातल पर वो तस्वीरें नजर नहीं आ रही हैं। मजदूर, रोटी और मौत, ये टैगलाइन हमने, ये टाइटल हमने इसलिए दिया है क्योंकि आज ये तस्वीरें यही बयां कर रही हैं कि रोटी के लिए ये मजदूर सड़कों पर है, अपने घर जाना चाहते हैं, लेकिन इन्हें राहत मदद की जगह मौत नसीब हो रही है। ये तस्वीरें आप देखिए, विचलित कर देने वाली ये तस्वीरें हैं। अलग अलग राज्यों से अब ये तस्वीरें सामने आ रही है जहां पर मजदूरों का गुस्सा सातवें आसमान पर है। आलम यह है कि ये फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं मजदूर। कब तक इनको रोका जाएगा? कब तक इनको एक कमरे में कैद रखने की सरकार कोशिश कर रही है? खाने को राशन तक नहीं है, कमाने का जरिया खत्म हो चुका है, जेब में पैसे तक नहीं है। अगर घर से ये बाहर निकले, अपने गांव जाएं, तो इनको रास्ते में रोक दिया जाता है। कोई सुविधा इनको अब तक नहीं दी गई है। हालांकि जो ट्रेनें चलाई गई थी उसमें ऑनलाइन फॉर्म की बात सामने आई है। बहुत से ऐसे मजदूर हैं जिनको इस बारे में कोई नॉलेज तक नहीं है, इनको कोई जागरूक नहीं किया गया है, जिस वजह से अब ये मजदूर सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। स्थानीय प्रशासन के लिए सबसे बड़ा चिंता का विषय यह बना हुआ है, राज्य सरकारों के लिए, कैसे इसको कंट्रोल किया जाए। अगर लगातार इस तरीके की तस्वीरें सामने आएगी तो यह संकट और भी ज्यादा बढ़ सकता है। ये तस्वीरें आप देखिए, एक तरफ आए दिन हादसे, दूसरी तरफ मजदूरों का प्रदर्शन भी शुरू हो चुका है, और वो भी तब जब यह आंकड़ा बहुत तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ये तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत इस वक्त किस परिस्थितियों से गुजर रहा है। ये भारत देखिए, जमकर प्रदर्शन मजदूरों की तरफ से किया जा रहा है। हमको गांव जाना है, इन तख्तियों में साफ साफ लिखा है। सरकार को यह संदेश है कि हमको गांव जाना है। ट्रेनों की जिस तरीके से मदद की बात सामने आई थी, 15 ट्रेनें जो चलाई गई हैं पेयर्स में, वो नाकाफी साबित हो रही है क्योंकि मजदूरों की संख्या बहुत ज्यादा है और अभी तो एग्जैक्ट आंकड़े भी नहीं है हमारे पास कि मजदूर कितने हैं। हम देख रहे हैं कि रोज मजदूरों के प्लान की खबरें लगातार सामने आ रही है। साइकिलों से कई किलोमीटर मजदूर अपना सफर तय कर रहे हैं और हादसों का शिकार भी हो रहे हैं। लेकिन अब जब पुलिस ने इनको रोका तो इन्होंने अपना आपा खो दिया है। और आलम यह है कि सड़कों पर भारी भीड़ पुलिस के लिए इस वक्त चिंता का विषय बनी हुई है। कैसे इस भीड़ को कंट्रोल किया जाए? मजबूर होकर पुलिस को भी लाठीचार्ज करना पड़ रहा है, लेकिन यह समस्या का समाधान नहीं है। सरकार अगर पहले ही गंभीर हो जाती मजदूरों को लेकर तो आज ये तस्वीरें सामने नहीं आती। तो ये तस्वीरें आप देखिए, जो तालमेल की कमी रही है कि केंद्र सरकार की तरफ से गाइडलाइन जारी होती है लेकिन राज्य सरकार की तरफ से उनको फॉलो नहीं किया जाता। एक मिसअंडरस्टैंडिंग और ये भुगतना पड़ रहा है इन मजदूरों को। रोजगार खत्म हो चुका है, सरकार इनको रोक रही है कि आने वाले वक्त में स्थितियां बेहतर हो जाएंगी, लेकिन लॉकडाउन को लेकर अभी तक स्थितियां क्लियर नहीं हो पाई हैं कि लॉकडाउन आगे बढ़ेगा या कैसे खुलेगा, किन शर्तों के आधार पर खुलेगा। अगर लॉकडाउन आगे बढ़ता है तो क्या क्या ढील उसमें दी जाएगी, अब तक कुछ भी क्लियर नहीं है। क्योंकि जो लॉकडाउन 3 मई को खुलना था उसे 17 तारीख तक बढ़ा दिया गया। अब 17 तारीख के बाद लॉकडाउन 4 का भी जिक्र हो रहा है। ऐसे में मजदूर कहां जाएंगे? इनको जबरन रोका जा रहा है और अगर ये रुकते भी हैं तो इनको खाना तक नसीब नहीं हो रहा है। आलम यह है कि बंद कमरे में भूखे प्यासे ये मजदूर कब तक रहेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। सरकार को इनके बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए, लेकिन सरकार सिर्फ और सिर्फ बड़े बड़े दावे कर रही है। धरातल की तस्वीरें आप सबके सामने हैं। और पंजाब से संवाददाता गुरदीप सिंह इस वक्त फोन लाइन पर है। गुरदीप, पंजाब में जिस तरह से हादसा हुआ है, ये मजदूर बताए जा रहे हैं जो अपने घर जाना चाहते थे, लेकिन दर्दनाक हादसा ये हुआ है। फिलहाल क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए आलम, ये है जो ये लॉकडाउन जो चला है कोरोना वायरस की वजह से, इसका सबसे बड़ा खामियाजा जो है मजदूर वर्ग को भुगतना पड़ रहा है। एक तो उनका काम बंद हो चुका है, दूसरा उनको खाने के लिए रोटी नहीं मिल रही है, तीसरा जो मुश्किल सबसे बड़ी आ रही है वो रह रहे हैं किराए के मकानों पर। जो मकान मालिक है उनसे किराया मांग रहे हैं। सरकार ना तो इनको खाना मुहैया करवा रही है, ना इनको रिहाइश मुहैया करवा रही है।
नौकरी तो चलो इनकी चली ही गई है, क्योंकि ये दिहाड़ीदार मजदूर हैं, सबसे ज्यादा असर उनके ऊपर पड़ा है। लेकिन मजदूरों को कैद करके रखा जाएगा क्योंकि रोजगार इनके पास नहीं है। सरकार कह रही है कि आप बेवजह घरों से बाहर नहीं निकल सकते। अब हम तस्वीरें देख रहे हैं कि अब यही मजदूर जमकर प्रदर्शन भी कर रहे हैं जो सरकार की मुश्किलों को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि नहीं होंगे काम करने के लिए, चूंकि वो मजदूर अपने घर लौट चुके होंगे और यही हो रहा है पिछले कई दिनों से। हालांकि महाराष्ट्र सरकार श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के जरिए मजदूरों को भेज रही है, लेकिन वहां पर भी सिर्फ नामचीन मजदूरों को भेजा जा रहा है जहां पर पैसों के नाम पर धांधली हो रही है। इस वजह से लोग ट्रक और टेम्पो के जरिए अपने गाँव जा रहे हैं और कहीं न कहीं अब वो यह भी बात कर रहे हैं कि हम दिवाली के पहले यहाँ पर लौट कर नहीं आएंगे, यानी 2020 में वो मुंबई लौट कर वापस नहीं आएंगे। तो कहीं न कहीं मुंबई के लिए एक संकट मंडराता हुआ दिखाई दे रहा है, चूंकि जब मजदूर नहीं मिलेंगे। बिल्कुल शुभम, सवाल ये भी है कि जब रोजगार ही नहीं रहेगा तो मजदूर रुककर क्या करेंगे। सरकार की तरफ से अगर मदद मिलती तो वो रुक भी जाते, लेकिन अब 2 वक्त की रोटी ही है जो इनको सड़कों पर ले आई है और आलम यह है कि अब ये प्रदर्शन करने पर उतारू हो चुके हैं। इनकी भी मजबूरी है, सरकार को वो भी समझना चाहिए। चलिए शुभम, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए। राजेश प्रजापति हैं, दिल्ली से कॉलर हैं। राजेश जी स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। सर नमस्कार। जी सर स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। सर मेरा तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार व पुलिस प्रशासन से निवेदन है कि जितने भी मजदूर पैदल जा रहे हैं उनके लिए अगर अलग से लाइन बना दी जाए, जिस प्रकार से सावन माह में कावड़ सेवा में जैसे कावड़ियों के लिए अलग से बैरियर लगाकर रस्सी बांधकर उनका रास्ता अलग कर दिया जाता है, शायद अगर ऐसा रास्ता बना दिया जाए पैदल मजदूरों के लिए तो शायद दुर्घटना ना हो। जी दुर्घटना की बात तो अलग है, लेकिन अब आप बोल रहे हैं कि पैदल के लिए अलग रास्ता। कितने किलोमीटर उनको पैदल चलना है? पाँव में उनके छाले पड़ चुके हैं, पाँव में सूजन आ गया है, वो उनकी मजबूरी है कि वो पैदल चल रहे हैं। सरकार से क्या हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि उनके लिए इस तरीके का रास्ता बनवा दिया जाए, या फिर हम ये सरकार से कहेंगे कि इनके लिए कोई साधन जुटाया जाए ताकि ये अच्छे ढंग से अपने घर पहुंच सके? हाँ, ये सुझाव भी सही है जी। अगर सरकार के लिए व्यवस्था कर देती है रास्ते में तो वो बेहतर है। लेकिन आपको लगता है कि सरकार जिस तरीके से अब श्रमिक स्पेशल ट्रेन चला रही है इन मजदूरों के लिए, अगर ये वक्त रहते सरकार इसका संज्ञान लेती, मजदूरों के बारे में सोचती, तो आज ये तस्वीरें सामने नहीं आती? आज ये दुर्घटना की तो तस्वीरें देखने को नहीं मिलती सर। तो किसको जिम्मेदार आप मानते हैं? प्रशासन अगर जाग जाए तो अच्छा है, या तो इनका कोई पैदल ना चले इसकी व्यवस्था कर दी जाए। अगर पैदल जाना ही है तो कुछ अलग से लाइन व्यवस्था कर दी जाए, जिस तरह से सावन माह में कावड़ियों के लिए की जाती है उसी प्रकार से ऐसे व्यवस्था कर दी जाए। जी लेकिन राजेश जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि तमाम राज्यों से तस्वीरें सामने आ रही है, इन्हीं प्रवासी मजदूरों का जो प्रदर्शन है वो उग्र हो चुका है। अब उनको घर नहीं जाने दिया जा रहा है तो सड़कों पर उतरकर वो प्रदर्शन कर रहे हैं, पुलिस लाठीचार्ज उन पर कर रही है। इस महामारी में जब ये कहा जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग बहुत जरूरी है, आपको लगता है कि आने वाले वक्त में ये महामारी और ज्यादा विकराल रूप ले सकती है अगर ये तस्वीरें सामने आएंगी? नहीं, इस हिसाब से तो देखिए महामारी फैलेगी। जी जी। और मेरा प्रशासन से अनुरोध है कि उनको थोड़ा थोड़ा करके उनको घर तक जो पहुंचा। ठीक है, चलिए राजेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका अपनी राय तक पहुंचाने के लिए। और चलिए बड़ी खबर से आपको अपडेट करवा देते हैं। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, ये बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। लॉकडाउन 4 के दौरान दिल्ली में क्या ढील दी जाए, इसी को लेकर विचार विमर्श उन्होंने किया है। केजरीवाल ने इस पर दिल्ली से सुझाव भी मांगे हैं जो दिल्ली में लोग रहते हैं। राज्य सरकारों से पीएम मोदी ने प्रस्ताव मांगे थे और अब खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने, और उन्होंने दिल्ली की आवाम से सुझाव मांगे हैं कि लॉकडाउन 4 की शुरुआत होती है तो क्या ढील इसमें होनी चाहिए, क्योंकि दिल्ली में आंकड़ा बहुत तेजी से बढ़ रहा है। आलम यह है कि सरकार भी अब इसमें जिस तरह के हालात बने हुए हैं इसको कंट्रोल करने में विफल साबित होती नजर आ रही है। हर घंटे के हिसाब से दिल्ली में आंकड़ा बहुत तेजी से बढ़ रहा है और अब बाकायदा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी है क्योंकि लॉकडाउन 4 का बार बार जिक्र हो रहा है। अगर लॉकडाउन 4 की शुरुआत होती है तो उसमें क्या क्या सुविधा लोगों को मिलनी चाहिए, क्या क्या शर्तें होनी चाहिए, किस तरह की ढील होनी चाहिए। अब दिल्ली सरकार ने आम जनता पर यह सब कुछ छोड़ दिया है, यानी कि लोगों के जो सुझाव होंगे उसी के आधार पर आगे इसमें काम किया जाएगा। लॉकडाउन 4 में उसी के आधार पर ढील दी जाएगी। दिल्ली में आंकड़ा बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अगर हम हॉटस्पॉट की अगर हम बात करें, जो रेड जोन है उनकी संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। हालांकि अब तक ये कंट्रोल हो जाना चाहिए था, लेकिन लापरवाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। हमने वो तस्वीरें भी देखी हैं कि वाइन शॉप के बाहर लंबी लंबी लोगों की लाइनें लगी थी। सोशल डिस्टेंसिंग की खुलेआम धज्जियां उड़ाई गई हैं, जिसके बाद से लॉकडाउन 3 में जितनी तेजी से ये मामले बढ़े हैं उसके बाद से अब डर लग रहा है कि अगर लॉकडाउन 4 में और ज्यादा ढील दी जाती है तो कहीं ये स्थितियां और ज्यादा ना बिगड़ जाएं।
तो इसी वजह से अब यह जनता पर छोड़ दिया गया है। सुझाव जनता से मांगे गए हैं, उसी के आधार पर आगे पूरा रिपोर्ट कार्ड तैयार करके मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक ये बात पहुंचाएंगे और इसी पर ही आगे डिसीजन लिया जाएगा। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता राजीव तिवारी इस वक्त फोन लाइन पर है। राजीव, अब से कुछ देर पहले ही अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई थी उसमें अब ये बात सामने आ रही है कि लॉकडाउन 4 के लिए दिल्ली वालों से सुझाव मांगे जा रहे हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरीके से बात करें अरविंद केजरीवाल जी की, अरविंद केजरीवाल ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि हम लोगों से सुझाव लेंगे ताकि आगे की प्रक्रिया क्या होगी। मगर अगर जब बात आई है चौथे लॉकडाउन की तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल जी ने लोगों से सुझाव मांगे हैं और वो सुझाव अब लोगों से अरविंद केजरीवाल जी के पास आ भी चुके हैं। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है अब ये सुझाव को प्रधानमंत्री तक पहुंचाया जाएगा। फिर देखना होगा कि भाई किस तरीके से आगे की रणनीति जो है चौथे लॉकडाउन की उसमें किस तरीके से कार्य किया जाएगा। मगर कोशिश ये की कि दिल्ली के अंदर कार्य भी चलता रहे और लोगों को काम भी मिले और जो लॉकडाउन के अंदर जो कोरोना जैसे महामारी फैल रही है उसको भी रोकथाम की जाए। जी लेकिन राजीव, हमने जिस तरह से लॉकडाउन फर्स्ट और सेकंड हमने देखा उसमें काफी हद तक दिल्ली में स्थितियां कंट्रोल में थी, लेकिन लॉकडाउन 3 और कुछ रियायत जो दी गई है उसके बाद से दिल्ली में आंकड़ा बहुत तेजी से बढ़ा है। ये कहें कि घंटे के हिसाब से नए नए केस सामने आए हैं। अब वाकई क्या लगता है आपको कि जो केजरीवाल सरकार है वो भी अब डर रही है लॉकडाउन 4 को लेकर, और जिस वजह से अब लोगों से सुझाव मांगे जा रहे हैं उसी के आधार पर बहस इस पर होगी, डिस्कशन होगा, उसी के आधार पर आगे ढील देने की बात ये सामने आ रही है? बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरीके से बात करें कि जो पहले लॉकडाउन और दूसरे लॉकडाउन की बात थी, यानी कि फर्स्ट और सेकंड की जो बात थी उसके अंदर कहीं ना कहीं दिल्ली के आंकड़े जो इतने चौंकाने वाले नहीं थे, या तक कि कह सकते हैं यहाँ तक कि लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का और लॉकडाउन का पूरा पालन किया था। मगर बात करें तीसरे लॉकडाउन की, जो तीसरे लॉकडाउन के अंदर जो राहत दी गई, लोग बाग जो छूट दी गई उसके अंदर जो लोग बाग बाहर निकले, तो कहीं ना कहीं दिल्ली के लिए काफी हैरान करने वाले आंकड़े थे। क्योंकि दिल्ली सरकार ने कोशिश जरूर की थी और ना ही वो आंकड़े इतने तेजी से बढ़ेंगे वो लगाया था। मगर कहीं ना कहीं जब तीसरे लॉकडाउन के अंदर गिनती काफी तेजी से बढ़ी है तो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार को, हमने पहले भी कहा था कि दिल्ली सरकार को कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा। मगर वही चीज अब दिल्ली सरकार को सोचना पड़ा, क्योंकि जो तीसरे लॉकडाउन की परिस्थिति थी अब वो चाहते हैं कि भाई चौथे लॉकडाउन में वो ना हो, यानी कोरोना जैसी महामारी से कहीं ना कहीं लोगों को बचाया जा सके। इसीलिए वो सुझाव मांगे गए थे और प्रधानमंत्री तक सुझाव पहुंचाए जाएंगे और उसके बाद में देखना होगा कि आगे की रणनीति जो यानी चौथे लॉकडाउन की जो रणनीति है वो किस तरीके से कार्य करना होगा ताकि लोगों को बचाया भी जा सके और लोगों का इलाज भी किया जा सके और लोगों को काम धंधा भी दिया जा सके। चलिए राजीव, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए। तो चलिए हम बात कर रहे हैं तमाम मजदूरों की जो फंसे हुए हैं, लेकिन सवाल यह है कि इस पर राजनीति शुरू हो चुकी है। आलम यह है कि अब ये मजदूर जमकर प्रदर्शन भी कर रहे हैं। सरकार के लिए सबसे चिंता का विषय यह बना हुआ है और ऐसी स्थिति में जब बार बार कहा जा रहा है कि संकट बहुत तेजी से अपने पैर पसार रहा है और ऐसी तस्वीरें अगर सामने आए तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये मुंबई की तस्वीरें हैं, लेकिन तमाम राज्यों से भी अब ऐसी ही डराने वाली तस्वीरें सामने आ रही है। एक कॉलर हैं, गुरप्रीत सिंह हैं चंडीगढ़ से। गुरप्रीत सिंह जी, स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। सर क्या राय रखें जी? लॉकडाउन करके दुनिया तो वैसी मार रखी है गवर्नमेंट ने, ठीक है। आप नहीं गुरप्रीत सिंह जी, लेकिन तस्वीरें हम देख रहे हैं जो मजदूर हैं अब वो प्रदर्शन करने के लिए उतारू हो चुके हैं और ऐसे में जब कहा जा रहा है कि संकट बहुत तेजी से बढ़ रहा है, क्या आपको लगता है कि अगर ऐसी तस्वीरें सामने आएंगी तो क्या हमारा देश सुरक्षित है? सारा इससे ऊपर क्या आप इससे ऊपर क्या सुरक्षित रखोगे? ये गरीब लोग हैं। हम क्या उम्मीद रखें गुरप्रीत जी, जो लॉकडाउन 4 का बार बार जिक्र कर रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि आपको ढील दी जाएगी, काम भी चलेगा और हमें जीना भी होगा इस वायरस के साथ, अब इससे क्या हम समझें? सर इसमें क्या आंसर है? इसमें सिंपल सी बात है, क्या काम, जब जो लोगों के काम चलेंगे वो 3-3 महीने से पहले वो बंदे मतलब कि स्टे नहीं, ऊपर भी खड़े ही नहीं होंगे वो लोगों से, क्योंकि जो फैक्ट्रियां वगैरह लगनी है ये तो मेरी ये मजदूरों के सिर पे चलनी है, ठीक है। और मजदूर बंदे अपना घर छोड़ के कहीं भाग रहे हैं, कहीं कहाँ जा रहे हैं, उनके ऊपर से उन पे बसें आ रही हैं, ट्रेनें चल रही हैं, तो वैसे ही मार दिए उन लोगों को। इससे ऊपर ऐसी गवर्नमेंट का क्या रखना है? जो गवर्नमेंट ने लॉकडाउन रखे हैं, जो हाई क्लास वाले बंदे हैं वो लोगों को तो बचा लिया, और जो मिडिल क्लास वाले हैं, मजदूर वर्ग है, वो लोगों को तो आधी पुलिस मार रही है डंडों से और कुछ भुखमारी मर गई है और कुछ बंदे घर में बैठे बैठे ही मर जाएंगे। वैसे सीधी बात है, ठीक है ना। ना कोई बंदा दवाई ले आ सकता है, ना कहीं और जा सकता है, कहीं जाएगा तो बंदे को वही रेट है, जो चार्जेस हैं चौगने हो गए हैं, ठीक है। सरकार कितनी गंभीर है, तस्वीरें साफ तौर पर बयां कर रही हैं। आपके गुस्से को मैं समझ सकता हूं गुरप्रीत जी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपना सुझाव हम तक पहुंचाने के लिए। जगदीश राय हैं चंदौली से। जगदीश जी स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय सर। जगदीश जी स्वागत है आपका, अपना सुझाव रखिए आप। गरीब मध्यम वर्ग को ठगा जा रहा है।
मध्यम वर्ग को ठगा जा रहा है। जी बिल्कुल। जी। लेकिन जगदीश राय जी, कब तक ये चलेगा और कब तक ये देश बर्दाश्त करेगा कि आए दिन इस तरीके की घटनाएं अगर रोज सामने आ रही हैं कि आज वहां एक्सीडेंट हो गया, आज वहां हादसा हो गया, और हम देख रहे हैं कि अब मजदूर सड़कों पर आ गए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। जी जी, वो उसका कारण सरकार ही जिम्मेदार है सर। एक बार कहीं एक्सीडेंट हो रहा है, उसके लिए उसका व्यवस्था कराई जाए, उनके खाने पीने रहने, या वो क्यों पैदल चल रहे हैं, उनको पैदल चलने पर क्यों मजबूर किया जा रहा है, इसकी तो व्यवस्था सरकार को करना है। लेकिन जगदीश राय जी, आपको क्या लगता है कि जिस तरह के हथकंडे सरकार की तरफ से ये अपनाए जा रहे हैं कि अगर मजदूर घर से बाहर निकले, अपने घर वो जाना चाहता है तो उसको रोक दिया जाता है, अगर वो कमरे में रहे तो राशन तक उसको नहीं मिलता, बाहर निकले तो रोजगार नहीं है, ऐसे में गरीब इंसान, गरीब मजदूर जाए तो जाए कहाँ? बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसकी व्यवस्था तो सर सरकार को करें। सरकार तो कह रही है कि हम व्यवस्था रखे हैं, खाने की कमी नहीं है, सारा कुछ है, तो आखिर लोग भाग क्यों रहे हैं? नहीं जगदीश राय जी, वो तो हम कब से सुनते आ रहे हैं, जब से लॉकडाउन की शुरुआत हुई थी तब से हम यही सुनते आ रहे हैं कि हमारे पास तो भरपूर राशन का स्टॉक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप रुकिए, सब्र कीजिए। लेकिन कब तक इंसान सब्र करेगा? अब तो अब लग नहीं रहा है कि कोई सब्र भी कर पाएगा। कुछ नहीं कर पाएंगी सर। इनके हाथी के दांत जिसे खाने के और दिखाने के और होते हैं, वही है हाल सरकार का इस समय। जी जी। चलिए जगदीश राय जी, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। तस्वीरें आपके सामने हैं, लेकिन इस संकट की घड़ी में हमें धैर्य से काम लेना होगा। लेकिन सवाल यह भी है कि जब रोजगार नहीं रहेगा तो ऐसे मजदूरों को रोककर सरकार कैसे उनको रोक सकती है? इनके लिए इंतजाम होना चाहिए ताकि बसों से और ट्रेन के माध्यम से सुरक्षित इनको पहुंचाया जा सके। जो ट्रेनें लगाई गई हैं वो बहुत सीमित हैं, ऐसे में मजदूरों की संख्या बहुत ज्यादा है। सरकार को बहुत गंभीरता से विचार विमर्श इस पर करना होगा ताकि ऐसी तस्वीरें देश को ना देखनी पड़े। और चलिए एक और बड़ी खबर से आपको अपडेट करवा देते हैं। केरल से यह बड़ी खबर सामने आ रही है। केरल सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है और खबर यही है कि केरल में खुलेंगे शराब की दुकानें। यह बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बार होटल को भी एमआरपी पर बिक्री की परमिशन दे दी गई है, तो जल्द ही जारी किए जाएंगे दिशा निर्देश और शराब की बिक्री शुरू हो जाएगी केरल में। और इसके लिए बाकायदा गाइडलाइन जारी की जाएगी, उसी के आधार पर यह शराब की बिक्री होगी और जो भी नियमों का उल्लंघन करता है उसके खिलाफ सख्त एक्शन भी लिया जाएगा। तो बार होटल्स को एमआरपी पर बिक्री की परमिशन केरल सरकार ने दे दी है और जल्द ही इसके लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए जाएंगे। गाइडलाइन जारी होगी और जो भी इसका उल्लंघन करता पाया जाता है तो उसके खिलाफ बहुत सख्त एक्शन लिया जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि जिन भी राज्यों में शराब की दुकानें खुली हैं वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती भी नजर आई हैं, लेकिन यहां पर अब किस तरीके से होगा, सरकार की तरफ से क्या कुछ दिशा निर्देश रहेंगे, यह भी क्लियर हो जाएगा। तो यह बड़ा फैसला है अपने आप में केरल सरकार का। शराब को लेकर केरल में शराब की दुकानें खुलेंगी और बाकायदा इसके लिए दिशा निर्देश भी जारी किए जाएंगे। तो फिलहाल मेरे साथ इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ। नमस्कार। Declaring a public health emergency of international concern over the global outbreak of novel coronavirus. कोरोना वायरस के कारण